नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खनन विभाग की मदद से 1 नाव और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई। गंगा नदी से 13 लोग गिरफ्तार। नाव से कर रहे थे बालू का खनन। हाथ में हथकड़ी लगे इन लोगों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही नहीं, कुल 13 लोग हैं। इन सभी को पटना पुलिस और उत्खनन विभाग की टीम ने गंगा नदी में बालू का अवैध उत्खनन करते हुए एक साथ पकड़ा है। देख सकते हैं एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी बालू का खनन कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से, और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप बालू का खनन करेंगे, अवैध खनन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन दीघा थाना क्षेत्र में बीच गंगा नदी से इन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और खनन विभाग की टीम ने 1 नाव और 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। जी, पुलिस और माइनिंग का एफर्ट्स है। इसमें माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा और हमारी पुलिस की टीम साथ में जाके वहाँ गंगा के क्षेत्र में रेड किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए। भोजपुर में बालू माफिया के बीच हुई गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और खनन विभाग एक्शन में है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बालू का खनन करने वाले मजदूरों पर कार्रवाई से बालू का अवैध खनन रुक पाएगा, या जरूरत है बालू का अवैध खनन करवाने वाले उन बड़े माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार के 16 जिलों में बालू का खनन होता है। मई 2021 से 8 जिलों में बालू की खनन पर रोक थी। ये रोक एनजीटी की ओर से लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को खनन की छूट दी। कोर्ट के आदेश के बाद 8 जिलों में बालू का खनन शुरू हुआ, लेकिन वैध के साथ बालू का अवैध खनन भी होता रहा। कार्रवाई की बात अगर की जाए तो 2021 में सितंबर महीने तक करीब 1597 छापेमारी हुई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज की गई मात्र 366। यानी कि बालू माफिया के खिलाफ अभियान चलता है लेकिन केस दर्ज नहीं होता। तो क्या ये छापेमारियां सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए की जाती हैं? ये एक अहम सवाल है। बालू के अवैध खनन और सांठगांठ को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। आधा दर्जन सफेद पोस्ट सहित 65 पर शिकंजा भी कसा जा चुका है। 2 आईपीएस, 4 डीएसपी सहित 13 बड़े अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ईओयू की टीम ने अवैध खनन में निलंबित 41 अफसरों की संपत्ति की जांच शुरू की, जिसमें 2 एसपी, 4 एसडीपीओ और आधा दर्जन खनन पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 5 सीओ, 3 एमवीआई, 2 डीटीओ भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 14 दारोगा और 4 इंस्पेक्टर भी कार्रवाई की जद में हैं। भ्रष्टाचार को लेकर ईओयू ने बहुत से अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला है, यानी बिहार में बालू का अवैध खनन अधिकारियों की मिली भगत से ही होता है। और जब तक खनन माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ टूटेगा नहीं, तब तक बालू के अवैध खनन पर रोक संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बेतिया में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह के पुत्र की दबंगई सामने आई है। मंत्री के बेटे बबलू पर बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा है।
सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन बेतिया के हरदिया गांव के लोगों ने इसे चरितार्थ होते देख लिया। अब बाप मंत्री है तो बेटे को गर्मी होगी ही। लाल घेरे में दिख रहा ये युवक नौतन से बीजेपी विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण शाह का पुत्र बबलू है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए ये है मंत्री नारायण शाह का भतीजा। आरोप है कि मंत्री नारायण शाह के बेटे और उसके लोगों ने बगीचे में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में हवाई फायरिंग की। कई बच्चों सहित महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा। लड़का खेलत रहे सया लड़का सन के आके सर बोले के चाहिए कहे के चाहिए जे लड़का बच्चा जन खेल से में हमरा जगह जमीन में अकियावते माता सर लाठी से मारल जाई, बंदूक छाती पर भिरा दियाई। आ जब हम गईनी है कहे जे जाय दिलन लड़का फेंका हुआ से छोड़ दिलनी तो हमरे तो माने तुमको लड़का है मार देंगे गोली तुमको के, तो हमरो के गोली धीरा दिलक हन। फिर से एक बार देखिए, किसी के हाथ में पिस्टल है तो कोई राइफल लहरा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि मंत्री के बगीचे में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी मंत्री का बेटा बबलू मंत्री की नेम प्लेट लगी गाड़ी से पहुंचा और क्रिकेट खेल रहे बच्चों की पिटाई करने लगा। बीच बचाव करने आई महिलाओं और लड़कियों को भी पीटा गया, और जब गांव वालों ने विरोध किया तो मंत्री पुत्र के लोग हवाई फायरिंग करने लगे। तब तक मेरी माँ आई है, उसको भी मार दिया है लोग, ठीक है। उसके बाद हम आए हैं, हमको देखिए, यहाँ देखिए हम क्या किए थे, हमको भी मार दिया है, सब फायरिंग करने लगा सब। लोगों की भीड़ जुटी तो मंत्री पुत्र और उसके लोग मौके से भाग निकले, लेकिन गांव वालों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री नारायण प्रसाद शाह का कहना है कि कुछ लोग जबरदस्ती उनके पुश्तैनी बगीचे को कब्जाने के चक्कर में हैं, और जब उनका बेटा समझाने गया तो उसके साथ मारपीट की गई। वो जमीन हमारे पूर्वजों का, हमारे पिताजी लिखाए हैं आज से कम 50 बरस पहले। ज़मीन आज भी कब्जे पर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे आवागमन वहाँ कम हो जाने की वजह से वहाँ के कुछ लोग, दबंग लोग जो है, उसको कब्जवारी करने के चक्कर में थे हैं, जो मेरे लड़का के नंबर से किए हैं। तो लड़का ने 2-3 आदमी 4 को भेजा है पहले कि जाकर शांत करा दीजिए, लेकिन पता चला है कि उनके साथ भी लोग जो सो मारपीट किया है, झगड़ा किया है और गुटबाजी किया है। तो तब बाद में बबलू बाबू यहाँ वहाँ गए हैं अपने सिक्योरिटी के लेके, मतलब कि अपना आर्म्स जो था वो रिवॉल्वर और राइफल ले और गाड़ी से गए। वहाँ जाने के बाद फिर लोग सब सारे लोग उन पर पड़ गए हैं, टूट पड़े हैं, राइफल भी छीन लिए, रिवॉल्वर भी छीन लिए और गाड़ी को डैमेज कर दिए। अब मंत्री जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल है कि मंत्री के बेटे को कानून हाथ में लेने की छूट है? राइफल पिस्टल लेकर जाने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी क्या इस मामले की जांच करवाएंगे? मंत्री का बिगड़ैल बेटा जेल जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। नारायण प्रसाद शाह बेतिया के नौतन विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो 2015 से नौतन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2021 में नीतीश प्रतिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 9 मंत्री बनाए गए, जिसमें नारायण प्रसाद शाह ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इन्हें पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। हरदिया गांव में नौतन प्रसाद शाह का बगीचा है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। आज भी उस बगीचे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसी वक्त मंत्री के बेटे अपने लोगों के साथ पहुंचे और बच्चों को भगाने के क्रम में विवाद बढ़ता गया। आरोप है कि मंत्री के बेटे ने बच्चों की पिटाई की और उनके लोगों ने हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद बगीचे में गांव वालों की भीड़ जुट गई और भीड़ बढ़ता देख ये लोग मौके से फरार हो गए। मंत्री जी की गाड़ी वहीं फंस गई, जिससे लोगों ने रोक लिया और लोगों को पुलिस ने समझाने की यहां पर भरपूर कोशिश की। अब मंत्री जी का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि विवाद दूसरे पक्ष ने किया। कुछ लोगों की नजर उनके बगीचे पर है जो कब्जा करना चाहते हैं, और जब उनके बेटे समझाने गए तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए। हालांकि सवाल है कि समझाने के लिए हथियार की आखिर क्या जरूरत है। आपको बताते चले
कि नारायण प्रसाद बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 2015 में पश्चिम चंपारण के नौतन से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। इस बार पुनः नौतन से वो विजयी हुए और इस बार उन्होंने कांग्रेस के कमरान शेख को हराया। नारायण प्रसाद ने 1985 में राजनीति में प्रवेश किया। वे 1990 में नौतन पश्चिम चंपारण बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, 1993 में पश्चिम चंपारण बिहार के जिला महामंत्री और 1995 में बिहार के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। और चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। बिहार पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। विशेष रूप से ट्रेंड इन कुत्तों को शराब सूंघने और पकड़ने में महारत हासिल है। बिहार पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में डॉग स्क्वाड का मदद ले रही है। डॉग स्क्वाड में शामिल ये कुत्ते न सिर्फ तस्करों को पकड़ने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उनकी ओर से छिपाए गए शराब को खोजने में भी मदद करते हैं। मुंगेर पुलिस लाइन में तैनात इस स्क्वाड में मेडी, बॉबी, शरेना और डिंडी को शराब को खोजने में विशेष प्रशिक्षण हासिल है। इनके सहयोग से पुलिस ने जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय में शराब से जुड़े कई मामलों का खुलासा कर उससे जुड़े माफियाओं को गिरफ्तार किया है। स्क्वाड में शामिल कुछ कुत्तों को शराब को खोजने में महारत हासिल होने के कारण इन्हें लिकर डॉग के नाम से भी जाना जाने लगा है। दस्ते में शामिल मैडी और बॉबी को उनके कार्य के लिए 2019 में सम्मान भी मिल चुका है। पुलिस की मदद को हरदम तैयार इस स्क्वाड का पुलिस की तरफ से भी ख्याल रखा जाता है। इन खोजी कुत्तों को मौसम के अनुसार खाना दिया जाता है और उनकी देखरेख के लिए 10 लोगों को नियुक्त किया गया है। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस के पास एक ट्रेंड डॉग स्क्वाड है जिनमें लेब्राडोर और बेल्जियन मालिनोइज प्रजाति के कुत्ते शामिल हैं। इन्हें 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ये खोजी कुत्ते गोली बारूद, खून सूंघने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्हें नशा जैसी चीजों को पहचानने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। एक एक कुत्ते को ट्रेंड करने पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। प्रत्येक डॉग की देखरेख के लिए एक प्रधान हैंडलर और एक सहायक हैंडलर होता है। सुबह नाश्ते में आधा किलो दूध और 400 ग्राम आटा इन कुत्तों को दिया जाता है, जबकि शाम को की अगर बात की जाए तो शाम को आधा किलो मीट और आधा किलो हरी सब्जी इन्हें दी जाती है। बीच बीच में डॉक्टर इनका चेकअप भी करते रहते हैं। बिहार के डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्तों को 8 महीनों तक IITA हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई। इनमें सूंघने की क्षमता तो है ही, ये बेहतरीन जंपर भी हैं जो अपराधियों को पकड़ने में बेहद मददगार हैं। इन्हें बम खोजने, लैंडमाइंस को तलाशने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। हैदराबाद में प्रशिक्षित डॉग शराब पकड़ने में भी बेहद मददगार हैं। दो डॉग मैडी और हंटर जमीन के भीतर गाड़ी गई शराब को पकड़ने में बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की न्यायिक जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या है इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। इधर रांची में रहने वाले रूपा तिर्की के परिजनों को राज्य सरकार की किसी भी जांच टीम और रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। परिवार को सिर्फ CBI जांच पर भरोसा है और उसी के रिपोर्ट का वे इंतजार कर रहे हैं। रूपा तिर्की के परिजनों ने साहिबगंज के तत्कालीन DSP प्रमोद मिश्रा और CM हेमंत सोरेन के विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। झारखंड सरकार ने रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच का जिम्मा झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस BK गुप्ता को सौंपी थी। एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन 8 जून 2021 को किया गया था। आयोग ने जांच के सिलसिले में 4 बैठकें, इस दौरान घटना से जुड़े कई लोग उपस्थित हुए, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। बीते 3 मई को साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की का शव सरकारी क्वार्टर में फंदे से झूलता हुआ मिला था। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर इंडिया गेट पर PM मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटे।
साल 2047 से पहले नए भारत का निर्माण। 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। पीड़ितों के लिए पराक्रम दिवस प्रेरणा स्रोत। आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। नेताजी के योगदान के सम्मान का प्रतीक। कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा आने वाले पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। साथ ही करोड़ों लोगों के भाव की अभिव्यक्ति बनेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये होलोग्राम प्रतिमा करीब 28 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित है। बाद में होलोग्राम प्रतिमा की जगह नेताजी की ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी। ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गडनायक ये प्रतिमा बना रहे हैं। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। देश भर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोगों को साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 के बाद से उनकी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाया है, जिसकी बदौलत कोरोना संकट काल में भी भारत बारिश, बाढ़ समेत दूसरी चुनौतियों से निपटने में सफल रहा। रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।